हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे आज का द हिंदू एनालिसिस। द हिंदू एनालिसिस आज है 3 सितंबर। ठीक है। सबसे पहली न्यूज है, लॉ डज नॉट अलाउ रेजिंग ऑफ होम ऑफ एक्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसे आप किसी का घर एकदम से डिमोलिश नहीं कर सकते, उसके लिए आपको गाइडलाइन की जरूरत है। इवन द जो कन्विक्ट होते हैं उनकी जो फैमिली शेल्टर हैं उनको भी आप ऐसे डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये न्यूज है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से 147 तक आता है। ठीक है। तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंटमेंट कैसे होती है ये सब आप लोगों को आई थिंक पता होगा, मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ एक इंडिया होता है, बाकी अदर जजेज होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 34 जज सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे कि आर्टिकल 124। आर्टिकल 129 के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला गया है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल 143, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो एडवाइज लेते हैं किनसे, चीफ जस्टिस ऑफ, जो सुप्रीम कोर्ट हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनसे एडवाइज ले सकते हैं किसी भी मैटर के रिगार्डिंग। अब ये तो बात सभी को पता होगी आई होप, लेकिन अब मुझे ये बताओ किन किन मैटर के रिगार्डिंग वो एडवाइज ले सकते हैं। आर्टिकल 143, क्या जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं जो एडवाइज लेते हैं कहाँ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। सबसे पहले तो क्या वो सभी मैटर के लिए ले सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या वो सभी मैटर के लिए ले सकते हैं। दूसरे, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए बाइंडिंग होता है ये एडवाइस देना, और क्या इन एडवाइस को फॉलो करना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बाइंडिंग होता है। तो ये 3 क्वेश्चन है, आपको ये सर्च करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काफी ज्यादा फ्लड आ चुकी है, बहुत सारे लोग घर छोड़ छोड़ के जा चुके हैं, ये देख लीजिए यहाँ की सिचुएशन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। देखो, एफआईआर जो है वो रजिस्टर हो चुकी है 2 बीजेपी के एमएलए के अगेंस्ट हेट स्पीच के मामले में। अब इस न्यूज से हमें कोई ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इसमें हेट स्पीच आया है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इसका बैकग्राउंड जानना। ठीक है। हेट स्पीच के बारे में हम अभी देख लेते हैं। हेट स्पीच क्या होता है, मतलब कोई भी स्पीच जिससे कोई भी कम्युनिटी, रेस, रिलीजन, कास्ट, किसी मतलब कि वो इम्पैक्ट हो, उसकी जो इमोशंस हैं, उसकी जो डिग्निटी है वो हैम्पर हो किसी भी स्पीच से। हेट स्पीच कहीं पे भी डिफाइन नहीं है इन एनी लॉ इंडिया में, बस थोड़ा मतलब एक्सप्लिसिटली तो बिल्कुल भी कहीं डिफाइन नहीं है। आईपीसी के 153 ए में है थोड़ा बहुत, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 उसके सेक्शन 8 में है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो हेट स्पीच वगैरह का यूज नहीं करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है, उसका मतलब कि सेक्शन 7 में है। ठीक है। तो एक केस भी था हेट स्पीच के रिगार्डिंग, तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, गाइडलाइन दी थी हेट स्पीच के रिगार्डिंग यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये केस आप मेंशन कर सकते हैं इसके ब्रीफ में मेंस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, हाई कोर्ट रिजेक्ट प्ली फॉर क्वेस्ट डिफेमेशन इन केस अगेंस्ट केजरीवाल टू अदर। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है क्वेस्ट डिफेमेशन केस, डिफेमेशन का केस लगाया था जो केजरीवाल एंड अदर टू, इन सब ने। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन इसमें हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट हम मोस्टली डेली न्यूज में आ ही जाता है, तो ये चीजें तो आपको फिंगर टिप्स पे हो जानी चाहिए। आर्टिकल, किस आर्टिकल में हाई कोर्ट है सबसे पहले तो आप ये बताएंगे। हाई कोर्ट जो है सबसे पहले, उसके बाद मुझे बताएंगे रिट ज्यूरिडिक्शन। रिट ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा है या हाई कोर्ट का, रिट ज्यूरिडिक्शन। उसके बाद मुझे बताएंगे रिट इश्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। चलो ये मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 32, ये आर्टिकल 224। ठीक है। तो अब मुझे बताना टेरिटोरियल रिट ज्यूरिडिक्शन किसका बड़ा है, एरिया।
और जो नॉर्मल रिट जुरिडिक्शन है वो किसका ज्यादा है। अब मुझे बताना, जो रिट जुरिडिक्शन है फंडामेंटल राइट के लिए प्लस अदर राइट के लिए कौन कर सकता है, और ओनली फंडामेंटल राइट के लिए कौन कर सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आंसर करने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हम। हाई कोर्ट वाला टॉपिक हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड में डिस्कस कर लिया। ईडी ने अरेस्ट कर लिया है अमानतुल्ला को इन वक्फ बोर्ड केस में, जो कि मतलब कि 4 दिन की कस्टडी में उसको ले लिया है। अब देखो क्या है, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है जो ही 1956 में बनी थी। इसका नाम एनफोर्समेंट यूनिट था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती थी। 1 साल के बाद ये रीनेम्ड हुई एनफोर्समेंट यूनिट से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से कहाँ शिफ्ट होगी, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। और जो ईडी है, अपॉइंटमेंट जो इसके डायरेक्टर की है वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी रिकमेंडेशन पे, हाई लेवल जो कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन पे। उस कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, अदर विजिलेंस कमिश्नर, और सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्टर ऑफ होम के, पर्सनल के और फाइनेंस के। ये सब मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्टर है ईडी के वो अपॉइंट किए जाते हैं। ईडी में जो मतलब अपॉइंटमेंट है, टेन्योर है, वो सीवीसी एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग होता है। पहले ना इनका टेन्योर 2 साल होता था, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में क्या आया, अमेंडमेंट आया। अब इनका टेन्योर है जो डायरेक्टर का वो 2 से 5 तक किया जा सकता है। यानी कि हर साल एक मतलब कि 2 ईयर होने के बाद कंप्लीट 1 साल का गवर्नमेंट एक्सटेंशन दे सकती है, फिर से एक का दे सकती है, फिर से एक का दे सकती है, यानी 3 बार करके 1 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। और मैक्सिमम टेन्योर 5 ईयर का हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईडी का काम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन मैनेज एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसको एनफोर्स करना, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, तो उसी के रिगार्डिंग ये एक्ट भी है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, इन सब एक्ट को एनफोर्स करना, यही काम है ईडी का। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट के लिए वोमेन क्यों नहीं आती सामने, इसका रीजन है। अब देखो, एक प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है 2013। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है कि मैंडेटरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि इंटरिम कंप्लेंट कमेटी बनाना। क्यों मैंडेटरी है, जहां पे 10 या उससे ज्यादा वुमेन एम्प्लॉइज काम कर रही हैं वहां पे एक इंटरिम कमेटी बनाना बहुत जरूरी है। अब ये आप आंसर में लिख सकते हो, वुमेन से रिलेटेड इशू आए। और उसके बाद विशाखा गाइडलाइन एक इंपॉर्टेंट है, आप सर्च करके मुझे बताना विशाखा गाइडलाइन किसके रिगार्डिंग है और क्या है। ठीक है, वुमेन सेक्सुअली जो एक्सप्लॉइटेड वुमेन होती है उन्हीं से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट ने इशू की थी। अब ये पूरी स्टोरी एक विशाखा नाम की लड़की की, यू कैन सर्च इट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना, अब ना बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि अगर हम मतलब कि पावर में आए तो हम सुभद्रा योजना को अप्लाई कर देंगे। सुभद्रा योजना क्या थी, हर एक वोमेन है वो, उसको 50,000 रुपए मिलेंगे 2 साल के अंदर अंदर कैश फॉर्म में। लेकिन अब बीजेपी ने क्या किया, पावर में आ गई उड़ीसा में, और क्या किया बीजेपी ने, बीजेपी ने किया कि इसमें बहुत सारी इन्होंने मतलब कि क्राइटेरिया रख दिए कि एक तो एज है 21 से 60 होनी चाहिए, मतलब कि फाइनेंशियल एड, मतलब कि जो पर मंथ इतना ले रहे हैं 1500 या पर मंथ या 18,000 पर एनम, तो उनको भी नहीं मिलेगा। जमीन की भी कंडीशन रख दी है, लैंड की भी। तो यहाँ पे हल्ला मचा हुआ है इसके रिगार्डिंग। तो बस ये मेन इंपॉर्टेंट सुभद्रा योजना थी। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये बस अट्रैक्ट करने के लिए, वोट, लोगों का वोट लिया जा सके फीमेल्स का, इसलिए ये बनाई गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, फ्रीबीज में बोल सकते हैं, फ्रीबीज ऐसी चीज। नेक्स्ट है एडिटोरियल। एडिटोरियल में क्या क्या है देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल है, चाइना अफ्रीका फोरम दैट इंडिया मस्ट ट्रैक। चाइना और अफ्रीका की एक मीटिंग हुई है फोरम की, इंडिया को क्या सीखना चाहिए वहां से और इंडिया क्या कर सकता है। ठीक है, ये एक 9th एडिशन हुआ है FOCAC का, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, याद रखना। 9th एडिशन हुआ है, यानी इससे पहले 8 एडिशन हो चुके हैं। हुआ नहीं है, वो होगा सितंबर 4 से 6 24 में बीजिंग में। अब ये जब होगा तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि, यानी कि ऐसे ऐसे जो मीटिंग्स है इनके बीच में चल रही है अफ्रीकन नेशन के बारे में। अब ये कह रहा है कि इवेंट तब हो रहा है जब अफ्रीकन नेशन बहुत सारे मल्टीपल जो इशू हैं वो फेस कर रहे हैं। जैसे इन्फ्लेशन काफी हाई है वहाँ पे, करेंसी डेप्रिसिएशन काफी हो रहा है वहाँ पे, डेप्ट बर्टन अफ्रीका पे काफी है, मिलिट्री के टेक ओवर काफी ज्यादा हो रहे हैं अफ्रीका में, जियो पोलिटिकल चैलेंजेस हैं सच, जैसे कि इसराइल हमास, रशिया यूक्रेन वॉर, हाउती रिबेल्स हैं जो वो अटैक कर रहे हैं मेडिटेरियन सी पे। ठीक है, तो इतने सारे चैलेंजेस जब हो रहे हैं तब जाके ये मीटिंग हो रही है। तो अब इसमें क्या है, जो अफ्रीकन लीडर हैं, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं इस, मतलब कि जैसे अफ्रीकन जो लीडर हैं वो 54 हैं। ठीक है, 54 हैं अफ्रीकन लीडर, और उसमें ना एक जो बाकी कंट्रीज हैं इसको वो सब, जैसे अटेम्प्ट तो क्या करना चाहिए, अटेंड 54 लीडर को करना चाहिए, लेकिन जो बाकी सभी लोग हैं वो लोग इसको अटेंड नहीं कर रहे। इसमें क्यों नहीं कर रहे, देखो सबसे पहले तो अफ्रीकन की जो एबिलिटी है सेटअप एजेंडा की, एक तो वो क्लियर नहीं है, बहुत सारे लैकुनाज हैं। ठीक है, लेकिन चाइना की स्ट्रेटजी क्लियर है अफ्रीका को लेके, अफ्रीका ने ना कोई स्ट्रेटजी बना रखी है उन कंट्रीज ने, ना उनका क्लियर है। ठीक है, तो इससे एक एसिमेट्री क्रिएट हो जाती है अफ्रीका और जो चाइना है उसके बीच में। अफ्रीकन गवर्नमेंट है वो मतलब कि वो मतलब मैच करने में अनेबल है, मतलब कि सक्षम नहीं है चाइना के पास जो एक्सपर्टीज है, और मतलब कि जो भी सारी फैसिलिटी चाइना के पास है वो अफ्रीका के पास नहीं है। ठीक है, तो अब देखो अफ्रीकन की जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या रहेंगी इस मीटिंग में, यही बात बोली गई है। अब जो अफ्रीका और चाइना के बीच में ट्रेड होता है, सबसे पहले इकोनॉमिक प्रायोरिटी है वही देखी जाएंगी। चाइना और अफ्रीका का जो ट्रेड है 167 बिलियन डॉलर तक बढ़ चुका है, जिसमें कि चाइना का एक्सपोर्ट 97 है और अफ्रीका का 69 है। और जो मोस्टली जो 2/3 ट्रेड है ये किसके द्वारा डोमिनेट किया जाता है, रॉ मटेरियल के द्वारा। ठीक है, अब रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है जिससे बाद में चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, जो स्टार्टिंग का मटेरियल होता है ना उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। अब ये जो रॉ मटेरियल है ये अफ्रीका से कहाँ लिया जाता है, चाइना में, और चाइना इसी को फिर से बना के किसको एक्सपोर्ट करता है, अफ्रीका को। तो इसको बोलते हैं नियो कॉलोनियलिज्म। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, चाइना है वो उसी का माल अफ्रीका को ही फर्निश करके वापस बेच रहा है। ठीक है, एक मॉडल है कोर पेरिफेरी मॉडल, PSIR के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आप लोग ये बताएंगे, कोर कंट्री होती है, पेरिफेरी कंट्री होती है, बस। अब जैसे इसने बोला है कि नेक्स्ट आर्टिकल में, मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट में इसने बोला चाइना और इंडिया के सिमिलर एक्सपीरियंस है, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, डेवलप क्रॉप फर्टिलाइजर, जो अफ्रीका के लिए सुटेबल हो। दोनों ही ट्राई कर रहे हैं इंडिया और चाइना। ठीक है, अफ्रीकन एग्रीकल्चर को हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्लाइमेट रिजिलियंट बनाना चाहिए, वहाँ पे सैटेलाइट सिस्टम है जो उसको इम्प्रूव करना चाहिए सो दैट वेदर फोरकास्टिंग हो सके, ग्रीन एनर्जी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पे करने चाहिए, इंटरनेशनल जो पार्टनर हैं मतलब कि वहाँ पे उनको रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग हब एस्टेब्लिश करनी चाहिए। तो ये सब बातें इन्होंने बोल रखी है। अब चाइना और अफ्रीका का क्या इशू है, चाइना ने ना अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री को डेब्ट ट्रैप में फंसा रखा है, तो उसको बोलते हैं चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। चाइना इतना डेब्ट दे देगा अफ्रीका को और फिर अपने हिसाब से वहां के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करेगा और उन सबसे वो सब काम करवाएगा
कि और उनको मजबूरी में वो सब करना पड़ता है। और ये ट्रैप रिवील भी नहीं कर रखा कि कितना है, और इस ट्रैप में चाइनीज गवर्नमेंट का ही नहीं, चाइनीज पब्लिक का भी, जो इन्वेस्टर होते हैं उनका भी काफी सारा मतलब कि लोन है जो अफ्रीका को गया हुआ है। ठीक है, तो ये काफी ओपेसिटी है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब ये राइट ऑफ तो करेगा नहीं, अब मुझे बताओ राइट ऑफ क्या होता है। राइट ऑफ, ठीक है मैं ये बता देता हूँ। कोई भी बैंक है, जब मान लो किसी ने उससे लोन ले लिया बहुत ज्यादा और वो वापस आ ही नहीं रहा, अगर वापस नहीं आ रहा तो बैंक क्या करेगा, उसको अपनी स्टेटमेंट से मिटा देगा, हटा देगा। ठीक है, यानी कि अगर बैंक की जो बैलेंस शीट है वो अब अच्छी दिखेगी, नहीं तो ऐसे था कि बैंक का एनपीए बहुत दिखता उसकी शीट में, अब उसने बैलेंस शीट से हटा दिया, लेकिन ये नहीं है कि इस लोन को वापस नहीं लेगा, बैंक उस लोन को लेने की ट्राई करता रहेगा। ठीक है, दिस इज राइटिंग ऑफ ए लोन। उसके बाद अफ्रीकन जो कंट्री है, मतलब कि अब धीरे धीरे करके अब इंडिया की एंगेजमेंट जो है अफ्रीकन कंट्री में वो क्या क्या है, चाइनीज और इंडियन एंगेजमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, इंडिया है वो, इंडिया का अपना मॉडल है वहाँ पे डेवलपमेंट का, जैसे इंडिया काफी ह्यूमन रिसोर्स, आईसीटी, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, इन सब मतलब की एरियाज में काफी डेवलपमेंट कर सकता है। सबसे पहले देखो इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है वहां पे, यही बोला इन्होंने। सबसे पहले तो जो इंडिया है, अगर इंडिया को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब कि रिलेशन एस्टेब्लिश करने हैं अफ्रीका के साथ, सबसे पहले इंडिया को अपना जो इंडिया अफ्रीका डायलॉग होता था हर साल, वो क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। लास्ट ईयर हुआ था 2015 में, उसके बाद कोई डायलॉग नहीं हुआ। ठीक है, एक डायलॉग है CII एक्सिम बैंक कनक्लेव, इसमें क्या है, इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है रेगुलरली, बट अगर इंडिया को ये करना है तो इंडिया अफ्रीका डायलॉग को कंटिन्यू करना होगा। अब जैसे इंडिया ने क्या किया था, इंडिया की वजह से अफ्रीकन यूनियन है वो G20 का पार्ट भी बन गया था। ठीक है, तो ये काफी अच्छी चीज है। लेकिन अगर इंडिया अफ्रीका यूनियन डायलॉग को कंटिन्यू भी करे तो वो भी काफी दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट को पूरा करेगा, और मतलब जो रिलेशन है और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। उससे आगे क्या हो सकता है, सेकंड रीजन, इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंटीग्रेशन ऑफ अफ्रीका की इकोनॉमीज और ग्लोबल वैल्यू चेन में। अफ्रीका में इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडियन कंपनी कर सकती है, वहाँ पे वैल्यू एडिशन कर सकती हैं। अफ्रीका का जो एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मास्यूटिकल है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। वहाँ पे जो लोकल मार्केट है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है इंडियन कंपनी। ठीक है, तो इन्वेस्ट ऐसे सेक्टर में करना चाहिए जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अफ्रीका में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। ठीक है, फूड वेस्टेज, कंटिन्यू टू प्रमोट द यूज ऑफ ट्रिपल ए, अफोर्डेबल, एप्रोप्रिएट एंड एडेप्टेबल टेक्नोलॉजी, मतलब जो वहाँ पे काम कर रही है कंपनी, जो उनको ट्रिपल ए का यूज करना चाहिए, अफोर्डेबल, अप्रोप्रिएट और एडेप्टेबल। थर्ड लेसन क्या है, एनकोरेज जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर है वो वहाँ पे मतलब कि फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, क्रेडिट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री को क्या है, वहाँ पे मतलब कि लोन वगैरह का इशू आता है तो इंडियन कंपनी वहाँ पे एक इनोवेटिव वे फाइनेंशियल सॉल्यूशन दे सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वे से, मतलब कि गवर्नमेंट, मतलब कि जो पब्लिक प्राइवेट का मतलब क्या है, कुछ हिस्सा पब्लिक का और कुछ प्राइवेट का। ठीक है, तो एक्जिम बैंक भी वहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा सकता है, मतलब कि एक्जिम एक्जिम बैंक हेल्प कर सकता है वहाँ पे ट्रस्ट बनाने में इंडिया और अफ्रीका का। एक्जिम क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं, जैसे यूपीआई बहुत सारी कंट्रीज में स्टार्ट है, तो हम इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं अफ्रीका तक। ठीक है, तो ये आर्टिकल था जो कि इस समिट से रिलेटेड था। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की जरूरत है। मतलब कि जो अफ्रीकन जो कंट्री है वो क्या कर रही हैं, काफी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ काम कर रही हैं। उनके जो सिटीजन है वो डिमांड कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी उनकी गवर्नमेंट से, कि वो इकोनॉमी को और ज़्यादा आगे लेके जाएं, और ट्राई कर रहे हैं नैरेटिव कि जो इकोन अफ्रीका की जो इमेज है उसको एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया जाए। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी तो काफ़ी सारा पैसा आएगा, इंडस्ट्री लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, तो इंडिया इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बस इस आर्टिकल में यही था। ये GS2 IR और PSIR में मतलब कि आप लिख सकते हो अगर अफ्रीका से रिलेटेड इशू आए तो। अब नेक्स्ट है GST।
जीएसटी काउंसिल हमें पता है आर्टिकल 279 ए में है, हेड होते हैं इसके फाइनेंस मिनिस्टर। और जीएसटी काउंसिल में देखो, जीएसटी काउंसिल में ना कुछ चीजें अभी भी छोड़ रखी हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगा रखा, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुई, अल्कोहल हुआ। अगर वो जीएसटी में आ जाए तो काफी फायदा होगा और हो सकता है कि उनकी जो प्राइस है वो भी थोड़ा डाउन आ जाए, लेकिन ये जीएसटी से बाहर है। तो इसी के ऊपर ये मतलब कि विचार किया जा रहा है अभी। और जीएसटी है वो मतलब इंडिविजुअल गुड पे और जो बाकी चीजें हेल्थ वगैरह पे उस पे 18% है, तो उसको उसके ऊपर इश्यू उठ गया था, तो उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जा रही है। बस यही न्यूज है इसमें, कुछ नहीं है। मणिपुर में वही है, वोलेंस चल रही है, हमने मणिपुर वाला देखा था। विनेश फोगाट एंड फैमिली जमीन हरियाणा, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा आर्टिकल है। इससे आप कुछ टर्म निकाल सकते हो कि जैसे विनेश फोगाट है जो ओलंपिक के फाइनल तक गई थी, लेकिन बाद में डिस्क्वालीफाई हो गई क्योंकि 100 kg वजन ज्यादा था ओवरवेट की वजह से। अब देखो, ये जो ट्रांसलेशन हो रहा है, जैसे पहले फीमेल्स हैं उनको कुछ अलाउड अलाउड नहीं था, ना एजुकेशन थी, ना वो बाहर निकल सकती थी, लेकिन अब जो ये ट्रांजिशन हो रहा है फीमेल्स में, फीमेल्स इतनी आगे जा रही है, इसका रीजन जो राइटर है वो बता रहे हैं नियो लिबरल डायनेमिक्स। नियो लिबरल डायनेमिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, नियो लिबरल टर्म। ठीक है, आप ये पीएसआईआर में कीवर्ड यूज कर सकते हो और आप जीएस2 में भी कर सकते हैं। नियो लिबरल का मतलब होता है इकोनॉमी पॉलिसी पे ज्यादा डिपेंड होना। इकोनॉमी पे, अब इकोनॉमी पे कैसे? अगर कोई ओलंपिक में जाएगा तो ओलंपिक में क्या होगा, वो ओलंपिक में क्या करेगा, वो मेडल जीतेगा, कोई भी फीमेल जीतेगी तो उससे क्या होगा, अगर कोई भी फीमेल मेडल जीतेगी तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और पैसा मिलेगा, यानी कि इकोनॉमिक की वजह से जो फीमेल्स हैं उनको लिबर्टी मिल रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें की है। एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप यूज कर सकते हो सोसाइटी में और जहां भी फीमेल का इशू है, वर्नाकुलराइजेशन। वर्नाकुलराइजेशन, ये क्या प्रोसेस होती है? यूनिवर्सलिस्टिक जो ह्यूमन राइट हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लोकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर अपने आप ही चेंज आ जाता है। पहले जो कम्युनिटी फीमेल्स को कुछ नहीं समझती थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, डिग्निटी नहीं थी, आज वही कम्युनिटी गेम की वजह से और इन सब चीजों की वजह से फीमेल्स को, इस लड़की को जैसे हर जगह मतलब सम्मानित किया जा रहा है, इसका इतनी रिस्पेक्ट हो रही है। तो ये वर्नाकुलराइजेशन, यानी कि फीमेल्स को आगे आगे खुद सोसाइटी ही बढ़ाना चाह रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कई लोगों ने जैसे कि मतलब, अब ये काफी न्यूज में भी रही है विनेश फोगाट, अब ये तो इनसे रिलेटेड पर्सनल बात है, लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हरियाणा में जो पॉपुलर जो कल्चर था, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, लेकिन अब राइटर बोल रहा है कि जो कल्चर है वो कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता, ना ही होमोजीनियस हो सकता। ठीक है, तो वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो इस आर्टिकल से हमने बस यही इंपॉर्टेंट दो चार इंपॉर्टेंट जो जो भी पॉइंट थे यही निकाले हैं, जो आप डायरेक्ट आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ केयर, काफी मतलब कि लिमिटेड एक्सेस है इंडिया में, वैसे तो 1 लाख पर, मतलब कि 1 लाख पर एक मेंटल जो साइकेट्रिस्ट है वो चाहिए, लेकिन वो है ही नहीं। तो ये जीएस3 से रिलेटेड टॉपिक है और इसमें मेंटल हेल्थ के बारे में डाटा बताया गया है कि इंडिया में कितनी कमी है और डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग क्या चाहिए। इंडिया के पास 0.75 साइकेट्रिस्ट हैं 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, अभी तो एक की जरूरत है, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बढ़ेगा तो एक इंसान के ऊपर 3 मेंटल हेल्थ साइकेट्रिस्ट चाहिए, क्योंकि इतना बर्डन हो चुका है काम का और लोगों, काफी स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, तो इस वजह से। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही था, आगे चलते हैं। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस बाय द आरबीआई, आरबीआई ने क्या किया है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ठीक है, ये एक स्टार्ट किया है प्रोग्राम, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिजिटल है, लोन लेने में आसानी होगी, क्रेडिट मतलब कि जो फार्मर्स हैं उनको, और इजी बनाएगा ये काफी। ठीक है, आरबीआई ने क्या बोला है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाएगा आरबीआई कंट्री में। ठीक है, उसमें उसने एक न्यू टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है यूनिफाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि क्या किया है, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, इनोवेशन हब बेंगलुरु। अब वो क्या करेगा, फ्रिक्शन लेस क्रेडिट प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को और एमएसएमई बोरोवर को। कैसे, क्या है ये? सबसे पहले यूएलआई, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ये क्या करता है,
seamless flow of customer digitalize financial and non-financial data from multiple data service provider to lender, making credit underwriting seamless and customer journey frictionless for a diverse range of borrower। तो अब ये क्या करता है कि बहुत सारे जहां जहां भी डाटा होगा उससे रिलेटेड, मान लो किसी फार्मर ने लोन लेना है तो उसका डाटा जहां जहां भी होगा फाइनेंस, वो वहां से सारा डाटा एक जगह पे इकट्ठा कर देगा। तो काफी आसानी होगी लोन प्रोवाइड करने में। ठीक है। डिजिटल इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा, लैंड रिकॉर्ड भी अपने आप आ जाएगा, कितनी जमीन है, कितना क्या कुछ है। तो एक पूरा एक कॉमन आर्किटेक्चर आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि डाइवर्स सोर्स में अलग अलग जगह घूमने की जरूरत नहीं होगी, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलेगा। उससे क्या होगा, मतलब कि एक्सेस मिलेगा चीजों का। और जो लोन है, लोन्स वगैरह एमएसएमई को या फार्मर्स को, जब ये रिकॉर्ड सब जगह होंगे तो मतलब काफी इजी हो जाएगा उसको, मतलब घूमना नहीं पड़ेगा इधर से उधर और यहाँ सब। ठीक है। स्टार्टिंग में उसको मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब, ये काफी मुश्किल काम हो जाता है कोई भी लोन लेना। तो इस आर्टिकल में यही बोला है कि एक ऐप है जो कि आरबीआई ने लॉन्च किया है, और इसको जो पायलट बेसिस पे लॉन्च किया जा चुका है, अब इसको फुल्ली लॉन्च करने की आरबीआई सोच रहा है। दिस इज यूएलआई। ठीक है। तो प्लग एंड प्ले मॉडल पे बेस है ये। नेक्स्ट चलते हैं। एनआईए। एनआईए बताओ, एनआईए कब बनी थी? एनआईए ने केस लिस्टेड किया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बेंच लीड बाय जस्टिस अतुल श्री। इस न्यूज से कोई मतलब नहीं है। एनआईए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, बताओ। 23rd लॉ कमीशन सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, 22nd है वो खत्म होने वाला है। इसकी जो टर्म है वो 3 साल की होती है। और लॉ कमीशन फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस इंडिया में 1955 में बना था। वैसे अगर फर्स्ट लॉ माने तो वो कौन थे, मतलब मैकॉले माना जाता है लॉ को, मतलब इंडिया जब ब्रिटेन के अंडर में था। ठीक है। आगे चलते हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, कैबिनेट ने 7 स्कीम लॉन्च किया फार्मर्स के लिए। वैसे इसके ऊपर आर्टिकल आने वाला है, लेकिन ये 7 स्कीम है। जब भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप ये सब लिख देना। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ठीक है। इसमें क्या होगा, डाटाबेस होगा बहुत सारा, और डिफरेंट यूनियन टेरिटरी और स्टेट का सबका। ठीक है। नेक्स्ट है कृषि डिसीजन सपोर्ट। ये स्कीम है क्रॉप साइंस एंड फूड न्यूट्रिशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। बस इसमें यही है कि इंपॉर्टेंट डाटा होगा, और अ, इसका काफी एलोबरेटेड फॉर्म भी आएगी। अगर ये अच्छी स्कीम है तो इसके ऊपर एडिटोरियल भी आएगा, तब हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। पीएमआई सिग्नल मैन्युफैक्चरिंग इज टू थ्री। अच्छा, पीएमआई। ठीक है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इसमें क्या है कि अगर ये बिलो 50 है, अबव 50 है, या फिर 50 है, मतलब बिलो 50 है तो मतलब श्रिंकिंग है, 50 है तो कोई चेंज नहीं है, और अबव 50 है तो इसका मतलब ये एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है। ये भी क्या बताता है, ये इन्फ्लेशन के बारे में ये भी। ठीक है। परचेजिंग मैनेजिंग इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजिंग इंडेक्स, तो अलग अलग इंडस्ट्री का ये अलग अलग काउंट किया जाता है। उसके बाद है आगे आईपीओ। आईपीओ क्या होता है बताओ। फर्स्ट टाइम जब भी कोई भी कंपनी अपने शेयर मार्केट में उतारती है कि परचेज कर लो, उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल परचेज ऑफरिंग। चाइना ने डिफेंड किया है एक्शन मनीला। आपस में वो हो गए थे, फिलीपींस और चाइना के जो व्हीकल हैं वो आपस में टकरा गए थे। अब इसराइल में काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, गाजा में ना 6 लोगों की डेथ हो गई, इसराइल के। डेथ हो गई नहीं, की गई है। ठीक है। तो आज के न्यूज़पेपर में आई थिंक इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये काफी क्रिस्प और काफी मतलब वैल्यू एडिशन के साथ मैं करवाता हूँ। आप लोग इसमें कमेंट करिए और इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, सो दैट ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू। थैंक्स ए लॉट।